नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एक डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपका इलेक्टोरल बॉन्ड या तो इसे साधारण भाषा में कहा जाए तो चुनावी चंदा के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि यह होता क्या है और इसका तात्पर्य क्या होता है। आइए हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मैं दिखा देता हूं। जो चुनावी चंदा होता है वह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया जाता है और यह संपूर्ण भारत के 26 शाखाओं को अधिकृत इसके लिए किया गया था। चूँकि अब इसे असंवैधानिक इलीगल घोषित कर दिया गया है, इसलिए यह आपका यही चुनावी बॉन्ड होता है और इसको डिजिटल और इस तरह भी मोड में इसे जारी किया जाता है। और यहीं पर जो है इसका एक गोपनीय नंबर होता है, जो कि अगर आप लोगों के पास अगर होगा किसी के पास तो आप लोग यह जानते होंगे, यह ब्लू रेज जो लाइट होती है उसमें ही यह दिखाई देता है। उसी के माध्यम से इसका सीरियल नंबर पता चला था और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट या अन्य जगह पर दोबारा इस पर कई प्रकार की चीज़ें मांगी गई थी और इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। अंततः जो है 15 फरवरी को अभी हाल ही में 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक पीठ थी उसने फैसला दिया। उसके बाद जो आपका एसबीआई था इसमें उपापोह करते हुए इसको नहीं जारी करना चाहता था। आप लोग जैसा जानते ही हैं, पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग कंपनियां होती हैं वह इनडायरेक्टली रूप से या डायरेक्ट रूप से वह जो है कि सरकार के अंतर्गत आती हैं और सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण होता है। और सरकार यह नहीं चाहती थी कि जो भी चुनावी चंदा जैसे मुद्दे हैं, अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो उसी को देखते हुए एक नया इशू न बन जाए, तो इसीलिए उस चीज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट जब सख्त रवैया अपनाया तो 24 घंटे के अंदर में ही आपका एसबीआई ने अपना पूरा चिट्ठा जो उसके पास मिला था चुनावी चंदे के रूप में वह सब दे दिया। आइए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वह राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय जरिया है। जैसे आप मान लीजिए कभी कहीं जाते हैं तो कोई एक प्रमाण पत्र आपको किसी बैंक में जाते हैं केबीपी या एनएससी खरीदने के लिए, तो उसी प्रकार का है केबीपी या एनएससी खरीदने के लिए तो एक प्रमाण पत्र मिलता है। तो उसी तरीके से है, बस इसमें क्या अंतर है कि यह भी प्रमाण पत्र जो है अभी मैं जैसा आप लोगों को बतलाया, यह प्रमाण पत्र जो खरीदता है इसको और जो जारी करता है यानी कि एसबीआई जो है, अगर जो खरीदार है उसका नाम और अन्य चीज़ें सारी गोपनीय रखने का प्रावधान था। और इसमें कई ऐसे प्रावधान पहले के जो थे जो चंदे के रूप में थे उसमें कई चीज़ें हटा दी गई थी, जिसके चलते यह विवाद का कारण बना था। और अभी जो जांच में आया है उसमें भी काफ़ी कम गंभीर चीज़ें देखी गई हैं। अगर वहीं बात की जाए तो इन्हें भारतीय स्टेट बैंक के जो 26 शाखाएँ हैं संपूर्ण भारत में, उसी के द्वारा यह खरीदे जा सकते थे। और यह जो है कि आपका वह 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में होते थे। यानी कि जो यह बॉन्ड होता था वह आपका इस रूप में होता था 1000, 10,000 और आपका 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। और ख़रीदार जो है यह कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था खरीद सकती थी, इसमें कोई वैसी चीज़ें नहीं थी। और गोपनीयता जो था आपका खरीदार का जो पहचान है यह पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। और इसका उपयोग जो है आपका राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया गया था। और यह वर्ष में आपका 4 बार जारी करने का प्रावधान किया गया था। एक आपका जनवरी था, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर जुलाई, फिर अक्टूबर। और एक इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो थी, इसको जारी करने के जो तिथि होती थी उसके बाद आपका 15 दिनों के अंदर इसको भुनाना होता था, यानी इसको नकद के रूप में कन्वर्ट करना होता था, नहीं तो वह आपका प्रधानमंत्री राहत कोष में वह चला जाता था आप रूप से। चूँकि एक बार इसमें नियम में
परिवर्तन भी किया गया था कर्नाटक चुनाव को देखते हुए, तो इसलिए और इस पर विवाद गहरा गया था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आपका, इसके इतिहास के बारे में बात किया जाए तो इसकी शुरुआत जो की गई थी यह 2017 में की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो उस समय तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी थे, और उन्हीं की देखरेख में इसे तैयार किया गया था। जब तैयार किया गया था तो इस पर जो आरबीआई है, अन्य संस्थाएं हैं, उसके द्वारा इस पर चिंताएं भी जताई गई थी, लेकिन भारत सरकार ने इसे दरकिनार करते हुए इसको आपका मनी बिल के रूप में पेश किया गया था, ताकि जो राज्यसभा के अधिकार हैं उसको थोड़ा गौण किया जा सके और वहाँ लोकसभा की मजबूती हो सके। तो यह उस समय आपका जो भाषण था 2017 वाला बजट भाषण, उसी में इसको पेश किया गया था और 2018 से यह योजना शुरुआत की गई थी। और उसके बाद इसका जो उद्देश्य था आपका चुनावी सुधारों को बढ़ावा देना और इसमें राजनीतिक दलों के पारदर्शी तरीके से धन प्राप्त करने में सक्षम बनाना। चूँकि यह पारदर्शिता की ही इसमें सबसे बड़ी कमी लास्ट में देखी गई कि एक कोई राजनीतिक दल है उसको कई माध्यमों से, मान लीजिए सरकार में है तो उनकी कई एजेंसियों के तहत अगर कहीं छापे पड़ते थे तो यह लास्ट में देखा गया कि वह जो कंपनी है भले ही वह उसका जो लाभांश है वह माइनस में है, लेकिन उसने चंदे के रूप में बहुत ज़्यादा चंदा दिया था, और यह भी इस चीज़ में देखा गया था। और जबकि पहले प्रावधान होता था कि अगर लगातार 3 वर्ष तक कोई भी कंपनी है तो अगर वह मुनाफे में है, उसका मुनाफा है, तो वह अपने मुनाफे का सिर्फ 7.5% ही वह चुनावी चंदे के रूप में वह दे सकती है। तो यह चीज़ें थी। फिर बाद में इसमें यह कहा गया कि काले धन का जो उपयोग है, ब्लैक मनी का जो उपयोग है, उसको कम किया जा सके। ब्लैक मनी वह मनी होती है जिस पर आपका इनकम टैक्स या टैक्स न दिया जाए और उसे छुपाया जाए, तो वह ब्लैक मनी के अंतर्गत किया जाता है। अगर वहीं कार्यप्रणाली की बात की जाए तो बॉन्ड को केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा भुनाया जा सकता है। जो पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं के द्वारा यह भुनाया जा सकता है। बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति या जो कंपनी है उसका नाम जो है वह गोपनीय रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। यह सबसे बड़ा इसमें निगेटिव सेटबैक था। इसी पर पूरा विवाद हुआ और लास्ट में जो एडीआर है, एडीआर आपकी एनजीओ है, आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इन सभी और कई जो एनजीओ थे उन्होंने लेकर जब यह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो इस पर कई बार सुनवाई हुआ और अभी हाल ही में इस पर फैसला भी आया है। तो आइए हम लोग आगे इसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड का विवाद का मुख्य जो कारण था वह पारदर्शिता में कमी थी। इसमें सबसे बड़ा जो था वह काम वह गुप्त, जो कि मान लीजिए कोई संस्था या कोई व्यक्ति अगर दान देता है, सपोज दैट A, B, C, D यह आपके राजनीतिक दल हैं, और सपोज दैट मान लीजिए A जो है वह राजनीतिक सत्ता में है, तो अगर उसको कहीं से भी विदेश से या देश के अंदर से कोई भी किस फार्म में, किस लालच के चक्कर में वह इस जो पार्टी को है वो उसको डोनेट कर रहा है, यह तो नहीं मालूम चल पाएगा यदि उसका नाम गोपनीय रख दिया जाता है। तो यह जो है आपका कई प्रकार की चीज़ों का उल्लंघन करता है, खासकर वह लोकतांत्रिक देश में। तो यह सबसे बड़ा पारदर्शिता की जो कमी थी, यही कमी थी। इसके साथ ही इससे यह पता लगाना मुश्किल था कि राजनीतिक दल को कौन चंदा दे रहा है। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक कंपनी है, वह चाहती है, कोई कंपनी सपोज दैट ई है, अगर वह चाहती है कि मैं अगर सरकार में कोई है, पार्टी सरकार में है, तो इससे फला लाभ मैं ले लूँ, कोई ठेका है या अन्य चीज़ है या उसके द्वारा कोई एजेंसी का उस पर जांच आ रहा है, ईडी या अन्य आप आईटी या सीबीआई जांच जानते हैं, तो उससे अगर मैं बचा चाहूँ तो बचने के लिए मुझे क्या है कि इसको डोनेट कर दूँ कुछ। तो उस क्षेत्र में यह बहुत बड़ा चीज़ था कि राजनीतिक दलों को
कौन धन दे रहा है। वहीं काले धन के उपयोग के बारे में भी इस पर बात किया जा रहा है कि आलोचकों का कहना है कि चुनावी बांड जो है वह राजनीतिक दलों को काले धन के उपयोग को बढ़ावा देगा। जैसे मान लीजिए व्यक्ति कोई है, यन व्यक्ति है, वह उसके पास या कंपनी है, अगर उसके पास ब्लैक मनी है तो वह क्या काम करेगी कि जो भी राजनीतिक दल है उसको वह चंदा के रूप में पैसा दे दी। यह नहीं मालूम चला कि उसके पास पैसा कहाँ से आया, क्या उसका सोर्स ऑफ इनकम है। तो फिर बाद में यह होगा जब इसको दे दिए पैसा इस राजनीतिक दल को तो उसने उसको तो वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग जैसा जानते हैं जो भी चंदा मिलता है उस पर कोई भी आईटी इनकम टैक्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर मिल गया इसको, वो मान लीजिए वाइट मनी बना ली, फिर उसको धीरे धीरे यूज कर ली, तो यहाँ पर ब्लैक मनी को छुपाने का भी एक जरिया बन गया था। अगर वहीं बात की जाए आपके चुनावी सुधारों पर प्रभाव, तो कुछ लोगों का मानना था कि चुनावी सुधार इससे बाधित होंगे। सुपर दैट मान लीजिए अगर कोई भी एक राजनीतिक दल को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल गया तो उसके तहत वह हर चीज़ को प्रभावित करने का प्रयास करेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं भारत में एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो मिडिल या लोअर इनकम में आती है, तो इसलिए पैसे का वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व आ जाता है। और यहीं पर आपका हॉर्स ट्रेडिंग, जो कि आप लोग नाम सुनते होंगे, यानी खरीद फरोख्त, जैसा कि सांसद या विधायक अन्य लोगों का खरीद फरोख्त किया जाता है और कई राज्यों में इसको देखा भी गया है। वहाँ सरकार पलटने में जो खरीद फरोख्त है उसका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं विवाद के पक्ष में तर्क। अब इसको लेके जो सरकार इसके फेवर में बात करती है, जो इसे लाई थी वर्तमान सरकार, मान लीजिए मोदी सरकार, तो इसके फेवर में बात करती है कि इससे क्या है कि राजनीतिक दलों को जो धन प्राप्ति है उससे पारदर्शिता आएगा। जबकि पहले ऐसा था कि मान लीजिए कोई भी दान दे दिया तो वहाँ पर पारदर्शिता कोई भी नहीं रहती थी। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पहले राजनीतिक दल नगद दान प्राप्त होता था जिसका हिसाब रखना मुश्किल होता था। पहले के समय जब था आपका जब मिलता था उसको मुश्किल था, जबकि आज के समय है कि पारदर्शिता है। चूँकि पारदर्शिता जब आई जब इस पर सुप्रीम कोर्ट का नकेल पड़ा। अब यहाँ पर है काले धन का उपयोग, इसके भी पक्ष में दिया जाता है कि चुनावी बांड योजना के तहत राजनीतिक दलों को जो काले धन का उपयोग कर रहे थे उसमें कमी आने में मदद मिलेगी, यानी कि वह कम से कम आपका ब्लैक मनी का यूज करेंगे। अगर वहीं बात किया जाए चुनावी बांड केवल बैंक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं, जिसके लेन देन का पता लगाना आसान हो जाता है। आसान इन सेंस में होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसा तो यहाँ पर जो कॉर्नर में है ब्लू रेज से यह दिखाई देता है, यह गोपनीय नंबर, इसी के माध्यम से ट्रेल हो गया कि कौन किसको दान दिया है। तो यह भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। अब चूँकि यह इसलिए कहा गया है क्योंकि सरकार को यह अब प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आ गया, तो सरकार ने कहा कि इसके चलते लेन देन का पता लगाना आसान हो गया है। राजनीतिक दलों पर निगमों का प्रभाव, चुनावी बांड निगमों के तहत राजनीतिक दलों पर अधिक प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देगी। वहीं राजनीतिक दल अभी भी चुनाव लड़ने के लिए जनता के समर्थन प्राप्त करना होगा, मतलब जनता से उन्हें समर्थन प्राप्त करना होगा। वहीं चुनावी सुधार की बात की जाए तो चुनावी बांड योजना चुनावी सुधारों को बाधित नहीं करेगी। मतलब यह जो आपका है कि जैसे चुनावी सुधार जो भी हो रहे हैं उससे चुनावी बांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके फेवर में जो कहा जाता है। वहीं अगर यह योजना राजनीतिक दलों को धन प्राप्त करने के तरीके को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाएगी, यानी कि आपका ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा कि आपका अकाउंटेबिलिटी भी निर्धारित हो जाएगी। अगर चुनावी बांड की कमियां की बात की जाए तो जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951, यह जो अधिनियम है यह अम्ब्रेला अधिनियम है। आपका जितने भी कानून बनते हैं इसी के अंतर्गत बनते हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो कि आपका संसद के दोनों सदनों अथवा प्रत्येक राज्य की जो विधान मंडल के सदनों या सदनों के चुनाव
संचालन और उन सदनों के जो सदस्यों के लिए योग्यता और अयोग्यता प्रदान करता है। इसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया जाता है कि किस संसद को अथवा किस विधायक को आपका योग्य ठहराया जाए और उसे किस मामले में अयोग्य ठहराया जाए, इसके बारे में डिटेल में बतलाया जाता है। इसी में जिक्र है। वहीं बात किया जाए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के बारे में, तो यह पंजीकृत राजनीतिक दल जो हैं उनको जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा अथवा विधानसभा में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया है, वहीं आपके चुनावी बांड खरीदने के लिए पात्र होंगे। ऐसा नहीं है कि जो रजिस्ट्रेशन करा लिया वह सभी पार्टियां पात्र हैं। पात्र वही होंगी जो 1%, कम से कम 1% उनके पास आपका वोट मिला हो, वह भी वैध मतों का। तो आइए हम लोग आगे जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बतलाते चलूँ आपका। 15 फरवरी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। 15 फरवरी 2024 को संवैधानिक पीठ जो थी सुप्रीम कोर्ट की, इस पर फैसला देती है और इसको जो संवैधानिक पीठ थी वह बहुमत के मत से इस पर फैसला देती है और वह कहती है कि इसमें जो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आर्टिकल 19(1) का ए का सरासर आपका उल्लंघन किया जाता है, इसका वायलेशन होता है। वायलेशन इस सेंस में कि कोई भी राजनीतिक दल को कोई भी अगर चंदा मिल रहा है तो उसका सोर्स पता होना चाहिए और उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो दिया था वह इलेक्टोरल बॉन्ड के विपक्ष में दिया था और इसको इल्लीगल घोषित किया था। और वर्ष अप्रैल 2019 से लेके और जब तक यह फैसला आया था आपका, यानी कि फरवरी 2024 तक का जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए थे, लगभग आपके यह 2024 तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए थे उसी को लेकर इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया था कि जो SBI थी उसको कि आप इतने दिनों के अंदर में मार्च फर्स्ट वीक तक दिया गया था समय। चूँकि जब SBI ने नहीं दिया और अपने जो हलफनामे में यह कहा कि इसको हमें 3-4 महीने का और समय दीजिए, मुझे मिलाने में दिक्कत होगी, तो सुप्रीम कोर्ट पुनः बैठक होती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 24 घंटे का वर्किंग आवर दूसरे दिन बंद होने तक का समय दिया था और नहीं तो यह कहा था कि अवमानना किया जाएगा, यह भी आशंका जताई गई थी। तो उसी के अंदर ही सुप्रीम को जो SBI है अपना सब डेटा जो है वह दे देता है। जब सब डेटा दे देता है तो उसके बाद इस आधार पर जो होता है कि वहाँ पर फिर उसमें कई चीज़ें दिक्कतें आती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। तो फिर उसके बाद जो आपका SBI है वो पूरी तरह से सब डेटा दे देती है और अब तो यहाँ तक मिलान हो गया है कि कौन सी कंपनी और कौन से लोग किस दल को सबसे ज़्यादा चंदा दिए हैं। उसमें कई चीज़ें यह भी देखने को मिली हैं कि जो कई साल से कंपनियां जिनका लाभांश जो है वो निगेटिव में रहा है, वह फिर भी सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने चंदा दिया है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो नोटबुक IAS के द्वारा आपका चलाया जा रहा है NCERT बैग, यह बेसिक टू एडवांस है आप लोगों के लिए। 6 से लेकर 12 तक आप लोग जैसा जानते हैं कोई भी जो परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, वह आपका कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपकी NCERT जो होती है वह बेहद ही महत्वपूर्ण होती है और यह जो सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं उन्हीं के द्वारा यह क्लासें कराई जा रही हैं। तो इससे आप लोग जुड़िए और लाभान्वित होइए। आगे हम लोग देखते हैं और आप लोगों से एक निवेदन है हमारा कि हमारे जो भी आप लोगों को वीडियो मिले उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से आप लोग द नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। आप लोगों को ऐसा लोगो दिखाई देगा और इसको आप लोग यहाँ से लॉगिन करने के बाद जो विभिन्न
आयोगों द्वारा परीक्षाएं कराई जाती हैं, खासकर सिविल सर्विसेज, उसी के पैटर्नों को फॉलो करते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाते हैं। उससे आप लोग जुड़िए और लाभान्वित होइए। धन्यवाद।